हेलो नमस्कार एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है यूजीसी नेट की 9th यूनिट स्टार्ट होगी। अभी तक हमारी 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और आई होप आप लोगों को सब क्लियर होता हुआ चल रहा होगा, समझ में आ भी रही होंगी सारी चीजें। जहाँ पे कुछ चीज नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि वो चीज आपने या तो शायद पहले पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समझने में कठिनाइयां आ रही होंगी। और अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपका जो लगभग सिलेबस मैं अभी तक करवा चुका 8 मिनट तक, तो वो लगभग चीजें आप लोगों को समझ में आ भी गई होंगी। और जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ये 9th मिनट है, इसके बाद आप जैसे 10वीं आएगी वो भी खत्म करते ही आप लोगों का टेस्ट सीरीज शुरू होगा। तो उसमें जैसे आप टेस्ट देंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी मैं क्विज सेक्शन दिया करूंगा आप लोगों को, तो उनको सोल्व करोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा साथ साथ में कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और किस लेवल के क्वेश्चन बन के आते हैं नेट में, कहाँ कहाँ पे चीजें तैयार करनी है, कहाँ पे क्या चीज नहीं करनी, वो सब चीज क्लियर होती हुई चलेगी। और वैसे भी चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक एस्टिमेट आइडिया है कि लगभग 20 से 22 जुलाई के आसपास आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा म्यूजिक का। और जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं मेरे से, जनरल पेपर, उनकी कुछ क्लासेज अभी चलती रहेंगी। तो म्यूजिक का एटलीस्ट आप लोगों का फिनिश हो गया और आप म्यूजिक का रिवाइज करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट में अपना जवाब। तो चलिए आज हम चलते हैं 9th मिनट, जिसका नाम है मंच प्रदर्शक कलाकार। इससे पहले मैं एक अपडेट आपको फिर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट का जो क्रैश कोर्स है 1 महीने के लिए, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और काफी जो बच्चे हैं वहां पर आके ज्वाइन कर भी लिया उन्होंने। और जो लोग जिनके पास में ये अपडेट नहीं पहुंची या जो लोग करना चाहते हैं, किसी कारणवश पिछले बैच में रह गए थे, जो अभी ये क्लासेस चल रही है 9th मिनट वाली, तो इस बैच में अगर जो लोग नहीं कर पाए ना, तो उनके लिए एक ऑप्शन आपके लिए रखा हुआ है कि अगर आप जल्दी से आकर के ज्वाइन करते हैं तो आपका ही फायदा होगा, उसमें टाइम आपका ही बचेगा। अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो आपके पास टाइम बच नहीं पाएगा। एटलीस्ट 1 महीने के अंदर आपका जो भी है क्रैश कोर्स में 10 की 10 मिनटें कंप्लीट हो जाएंगी और जो भी प्रॉब्लम है आपके सारे डाउट सेक्शन वगैरह क्लियर, डाउट सेक्शन रखेंगे जिसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उनको हम सोल्व करते हुए चलेंगे। इसके साथ में केवीएस और नहीं, एनवीएस का जो बैच है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो यूपी टीजीटी को लेकर के दोनों बैच में साथ में लेके चल रहा हूँ। जिन लोगों को अगर वो बैच अगर ज्वाइन करना है या करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इस यूनिट का नाम तो आपको पता ही होगा, भारतीय संगीत में रचनाकार एवं मंच प्रदर्शक कलाकार। सबसे पहला नाम आता है हमारा तानसेन जी का। इनका उपनाम क्या था? त्रिलोचन राम तन्नू, ये इनका ओरिजिनल नाम था, सॉरी, या तन्ना मिश्र, ये दो नाम इनके मिलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 26 अप्रैल 1529 ग्वालियर के बेहट गांव में हो, और इनकी मृत्यु हुई फरवरी 1581 में दिल्ली के अंदर, ज्वर से यानी फीवर से इनकी डेथ हो गई थी। इनके पिताजी का नाम था मुकुंदराम और इनके पुत्र पुत्री, इनके कितने पुत्र थे? 3, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और एक विलास खां, ये इनके 4 पुत्र थे, 3 नहीं थे। तो एक का क्या नाम था? सूरत सेन, दूसरे का नाम था तरंग सेन, शरद सेन और विलास खां, और एक पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती। जो द्रुपद का मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वो जो बानियां हमारी चल रही थी उसमें एक बानी जो राजा सम्मुखन सिंह की थी, ऐसे करके आप लोगों को बताया था कि जो तानसेन जी है उनकी कन्या या उनकी जो लड़की है वो किसके ब्याही थी। तो ये ध्रुपद वाला जो पोर्शन था हमारा, उसमें ये एक चीज कवर करवाई थी मैंने। उसमें मैंने बताया था कि तानसेन की जो पुत्री है उसका नाम सरस्वती था। उसके बाद
जो शिक्षा उन्होंने ली वो किन से ली, इनके गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। और इनकी गायकी क्या थी उस समय, यह किस संगीत कला से संबंध रखते थे, ध्रुपद। ये उस समय ध्रुपद गाते थे। हिंदी और फारसी भाषा में इन्होंने काफी रचनाएं की ध्रुपद को लेकर के, और उन्होंने नए राग भी बनाए। कौन से नए राग बनाए, दरबारी कांगड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, ठीक है, और भी काफी सारे राग थे। ये मुख्य राग है जिनमें मियाँ लग गया तो इनका मतलब ये है कि ये राग किसका बनाया हुआ है, तानसेन का। इसको मियाँ तानसेन भी बोलते हैं, तो इन्होंने नाम के आगे मियाँ लगाया था। और दरबारी राग हो गया, ये भी सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने ग्रंथ की भी रचना की, कौन सा, संगीत सार और रागमाला, ये दो ग्रंथ इन्होंने लिखे। और सबसे खास बात इसमें एक ये आती है कि इनको उपाधि दी गई थी। किसने दी थी उपाधि, अकबर ने। क्या थी कि अकबर जो है उसके नवरत्नों में तानसेन का नाम आता है। और ये किस समय की बात है, 1556 ईस्वी के आसपास। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, इन्हीं में से पूछेंगे। उनके पिताजी के नाम के बारे में पूछ ले, या पुत्र पुत्री, या शिक्षा कहाँ से ली, है ना। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ऐसे क्वेश्चन आने की 9th मिनट में, तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है इनकी गुरु को लेकर के, है ना, इनकी गायकी को लेकर के, और कौन से राग बनाए उसको लेकर के, कौन से ग्रंथ बनाए वो, और एक उपाधियां, और एक इनके पिताजी और ये पुत्र, इनके जो परिवार फैमिली को लेकर के। लगभग जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीज मैं निकाल करके यहाँ लेके आया हूँ। फालतू की चीजें नहीं मैंने डाली, ताकि कट टू कट आप पढ़ते हुए चले इन चीजों को। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा हरिदास, स्वामी हरिदास जी कौन थे, तानसेन के गुरु। तो ये एक फोटो देख करके एक स्टोरी मेरे को याद आ गई है। ये हमारे स्वामी हरिदास जी हैं, ये तानसेन जी हो गए, और ये अकबर। तो अकबर के दरबार में तानसेन अक्सर गाया करते थे, वहीं पे उनके दरबारी गायक थे। तो अकबर के जो नवरत्न है उसमें तानसेन का नाम आता था। एक दिन अकबर ने बोला तानसेन को, यार तुम इतना अच्छा गाते हो, तो आपके गुरुजी कैसा गाते होंगे। तो उन्होंने बोला कि, तानसेन ने बोला अकबर से कि सर देखो बात ऐसी है, मैं गाता हूं और मेरे जो गुरुजी गाते हैं, हम दोनों के गाने में दिन रात का डिफरेंस है। मेरे जो गुरुजी गाते हैं स्वामी हरिदास जी, मैं उनका 1% ही गाता हूँ, ये मान लो। अब ये सुन करके अकबर जी के मन में भाई लालसा जग गई कि यार ये बात है, तो फिर ऐसे करते हैं कि भाई आपके गुरुजी का सुनना चाहेंगे, हरिदास जी का। तो उनको बुलाया जाए, उनको आदेश पैगाम भेजा जाए कि अकबर महाराज ने आप लोग को याद किया है और आप आए दरबार में और अपना गाना प्रस्तुत करें। तो तानसेन ने कहा कि सर कोई फायदा नहीं है पैगाम भेजने का। बोला क्यों, क्योंकि बात ऐसी है कि वो नहीं आएंगे। अब अकबर ने बोला यार ये क्या बात हुई, नहीं आएंगे, एक राजा आदेश दे रहा है आने के लिए, तो वो क्यों नहीं आएंगे। तो सर नहीं आएंगे बिल्कुल भी, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो उन्होंने, महाराज ने भेजा संदेश, नहीं आए। तानसेन ने बोला कि देखो मैंने कहा था आपको नहीं आएंगे वो। तो बोला चलो ठीक है, अगर आपको गाना सुनना है तो आपको जाकर के ही सीखना पड़ेगा, नहीं सॉरी सुनना पड़ेगा। तानसेन ने ये बात बोली। अब अकबर ने बोला कि बस ठीक है, अगर नहीं आए तो अब हमारे पास और रास्ता बचा ही क्या है। अब तुम्हारी गायकी से इतने हम खुश हैं कि आपके गुरुजी की सुन करके अब क्या ही कितना खुश हो जाएंगे, इसको मैं खुद एक आश्चर्यजनक एक आइडिया लगा पा रहा हूँ इस चीज को लेकर के। तो एक अंदर से मेरी जो लालसा है, इच्छा है, वो जग रही है, एकदम जागृत हो रही है कि मेरा सुनने का मन है कि आपके गुरुजी कैसा गाते हो। तानसेन ने बोला कि चलो ठीक है सर, आप ऐसे करें कि महाराज वो तो आएंगे नहीं, आपको ही जाके सुनना पड़ेगा। तो बोला ठीक है भाई चलो हम चल के सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने गुरुजी से कहे कि हम आ रहे हैं आपका गाना सुनने के लिए। उसके बाद तानसेन ने बोला कि सर ऐसा तो नहीं सुनाएंगे वो। बोला क्यों, वो नहीं आप जाएंगे तब भी नहीं सुनाएंगे। और भाई फिर बात क्या हो गई, बात तो बताओ। तो देखो मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आता हूँ दरबार में, मेरे को घर परिवार चलाना होता है, मैं पैसे के लिए गाता हूँ। और मेरे गुरुजी जो है हरिदास जी, वो अपने मूड इंसान है, अपने मूड के हिसाब से गाते हैं।
अब अकबर ने बोला कि यार ये बताओ कि उनका मूड कब बनता है गाने का। तो उन्होंने बोला, जब जब पूर्णिमा की रात आती है, उस दिन रात को, जब चंद्रमा सर के ऊपर होता है और एकदम अच्छा माहौल बना रहता है उस टाइम पे, तभी उनका मूड गाने का बनता है और उसी समय वो गाते हैं, तभी आप सुन सकते हैं। बोला ठीक है। अब अकबर है इसे रानी गया भाई, जैसे तैसे करके टाइम निकाला, पूर्णिमा आई, वो सुनने के लिए गए। बोला आपको वैसे भी नहीं सुनाएंगे, आपको छुप करके सुनना पड़ेगा। तब अकबर गए और वहां पे पूर्णिमा की रात का एक ये दृश्य यहाँ पे लिया गया है इस फोटो में, ये इसकी कहानी थी। आश्रम में रिदा जी गा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और ये इनके जैसे क्या नाम है, तानसेन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अकबर जो है ये चुप करके सुन रहे हैं इनको। तो इसके पीछे एक ये स्टोरी थी। इसके बारे में पढ़ते हैं, हरिदास जी के बारे में क्या है। ये जो है रस सिद्ध भक्त गायक थे। इनका जन्म हुआ था भाद्र पक्ष शुक्ला अष्टमी संवत सन 1569, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जिला अलीगढ़, खैरवाली सड़क पर एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। चलो जन्म के बारे में तो खैर नहीं पूछते हैं, कोई बात नहीं। इसके बारे में इनकी मृत्यु जो है 1664 ईस्वी यानी 1607 ईस्वी के अंदर, यानी 95 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनके शिष्यों में कौन आता है? बैजू बावरा, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, सोमनाथ पंडित, तानसेन, दिवाकर पंडित, राजा सोरसेन, ये इनके शिष्यों में, ये इनके शिष्य हो गए। उसके बाद ब्रज की जो रासलीला के बारे में हम पढ़ते हुए आए हैं, कई बार हमने पढ़ा है, इस ब्रज की रासलीला का जो प्रचलन है वो स्वामी हरिदास जी की देन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखे, कौन से? नाद विनोद, नाद विबोध, और दूसरा है केलीमाल। दो ग्रंथ हरिदास जी ने लिखे। इन ग्रंथ के बारे में भी एग्जाम में पूछा हुआ है, नाद विबोध और केलीमाल। इन्होंने रचनाएं की, किस चीज की? संगीत में रचनाएं ध्रुपद की और अनेक तालों की रचनाएं की। और इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री आशुधीर। और इनकी माता क्या थी? एक अच्छी संगीतकार थी, मतलब कि संगीत से बिलोंग करती थी, वास्ता रखती थी संगीत से। तो ये हरिदास जी की जीवनी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। इनकी लाइफ के बारे में मैंने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैन टू मैन पॉइंटों के ऊपर फोकस किया है और देखते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीजें आती है। तो गोपाल नायक जो है, रामदेव राजा के आश्रय में गोपाल नायक दरबारी गायक थे। किसके दरबार में थे? गोपाल नायक, रामदेव राजा। इस समय अमीर खुसरो व गोपाल नायक के बीच संगीत प्रतियोगिता में अमीर खुसरो के द्वारा छल कपट करके गोपाल को हरा दिया था। अब ये भी बात ठीक है, हरा दिया था, अब क्या ही करें। तो आगे से में दिया हुआ है कि गोपाल नायक के समय, जो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1294 से 95, यानी मैं आपको एक बात बताता हुआ आया हूँ कई बार कि खुसरो, अमीर खुसरो का टाइम पीरियड कौन सा था? लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास, है ना। संगीत रत्नाकर जब लिखा गया था 13वीं शताब्दी, उसके आसपास का टाइम पीरियड इनका रहा है। तो उसी के टाइम पीरियड में कौन थे? गोपाल नायक। ये बहुत अच्छे और अच्छी गुणी एक क्वालिटी के एक गायकार थे गोपाल नायक। तो गोपाल नायक जिस समय गाते थे, गायन करते थे, उस समय पे ध्रुपद का जन्म नहीं हुआ था। अब वो चीज फिर से आगे रिपीट होके, अब पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को करवाया था कि आज के टाइम में ख्याल गाया जाता है, उससे पहले क्या गाया जाता था? ध्रुपद। और ध्रुपद से पहले क्या गाया जाता था? प्रबंध। और प्रबंध से पहले क्या गाया जाता था? ध्रुवा, है ना। तो यानी अब ये बात यहाँ पे एक लाइन में ये बात बोल दी कि गोपाल नायक का जो टाइम पीरियड था उसमें ध्रुपद जो है उसका जन्म नहीं हुआ था, यानी इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय क्या था? प्रबंध। तो इसमें आगे लिखा है कि गोपाल उस समय क्या करते थे? प्रबंध गाते थे। आगे बात हुई। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राग कदम्ब, यानी गीतों से संबंधित एक पुस्तक थी। उसके बाद आगे इसमें चलते हैं। आगे है सदारंग। अब सदारंग और आधारंग के नाम के बारे में तो काफी बार सुना होगा। तो सदारंग जो था, इनका उपनाम था नेमत खां। इनके पिताजी का नाम था परमल खां और जन्म औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अब
औरंगजेब का जो टाइम पीरियड प्राचीन काल की जब हम चीज पढ़ी थी 6 यूनिट में, तब भी इनका नाम आया था साधारण का। अब वही चीजें घूम फिर करके आ रही हैं। मैंने बताया था कि आप थोड़ा ध्यान करते हुए चलेंगे, रिवाइज किया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी ये चीज आसान हो गई होगी। अगर जिनको क्या नाम है आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज पढ़ी हुई है। नहीं आता तो आप देखते हुए चले, पढ़ते हुए चले साथ में। इसका छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, खुसरो खां, और इनकी मृत्यु किस कब हुई, मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल के अंतिम चरण में, यानी आज से लगभग 250 साल पहले। तो इसमें आगे दिया हुआ है जो इसकी शिष्य थी वो कौन थी, पन्नाबाई और कमलाबाई। सदारंग के शिष्यों में किनका नाम आता है, पन्नाबाई और कमलाबाई का। और इनकी गायकी क्या थी, संगीत के किस कला से संबंधित थी, ख्याल गायक, यानी ख्याल गाते थे। और इनका दामाद भी था और शिष्य भी था, कौन, फिरोज खां, जिसका नाम क्या था, अदारंग। अब कई बार नाम पूछ लेते हैं सदारंग और अदारंग। इनके उपनामों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सदारंग का नाम क्या था, निम्मत खां, और अदारंग का क्या नाम था, फिरोज खां। ये दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लेना, कहीं मैचिंग में या कहीं ना कहीं ये चीजें आपको रखी मिल सकती है एग्जाम के अंदर। तो सदारंग ने काफी रचनाएं की, और किस किस भाषा में की, अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी, फारसी, राजस्थानी में ख्यालों की रचना की। क्लियर। उसके बाद आगे हमारा आता है पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण। ये कौन से घराने से थे, ग्वालियर घराना। एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है एग्जाम में। इनका जन्म 1849 ईस्वी में कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम में हुआ। कोल्हापुर मतलब कि बोले तो ये पड़ता है हमारा साउथ साइड में, कोल्हापुर बेंगलोर के पास। तो इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, रामचंद्र। अब इनके गुरु का क्या नाम था, भाऊ बुआ, देवजी बुआ, आदू खां आदि से इन्होंने किसकी, ध्रुपद, दमार, ख्याल, टप्पा की शिक्षा ग्रहण की। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, आपकी बार पूछा भी हुआ है पहले भी, और आपकी बार फिर से भी पूछ ले। तो ये इनके कितने गुरु थे, 3। अगर पूछ लिया जाए कि इनके गुरु कौन थे, तो इन तीनों में से किसी एक का नाम आपको ऑप्शन में रखा मिल सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको हद्दू खां ही ज्यादा मिल सकता है एग्जाम में, इनके गुरु का नाम लिखा हुआ। लेकिन बाऊ बुआ और देवजी बुआ भी दोनों नाम इंपोर्टेंट है। इन दोनों से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने एक संगीत की पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, संगीत दर्पण। एक संगीत दर्पण ग्रंथ है, वो एक चीज अलग है, लेकिन ये संगीत पत्रिका है। अगर पूछ ले, इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए, जैसे मेरे जैसा कोई एग्जामिनर बैठा हुआ एग्जाम में और वो पेपर सेट करे, तो वो इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे कि मैं इस तरह का क्वेश्चन सेट करता, इसी को एग्जाम्पल लेकर के हम करते हैं कि संगीत दर्पण नामक पत्रिका किसने, किसके द्वारा लिखी गई या फिर प्रकाशित की गई, प्रकाशित की गई या करवाई गई, जो भी है। अब ऑप्शन में मैं क्या डालता, संगीत दर्पण है, तो इसमें मैं सबसे पहले पहला ऑप्शन डालता, मैं सबसे पहले संगीत दर्पण किसने लिखा था, दामोदर पंडित। दूसरा ऑप्शन में डालता क्या, कुछ और डाल देता, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कुछ और डाल देता, चौथा ऑप्शन मैंने डाल देता क्या, पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते, अगर आपने यहाँ पे फोकस नहीं किया पत्रिका के ऊपर, सीधा आपने देख लिया कि संगीत दर्पण नामक जो है ये किसने लिखा, आप पत्रिका लिखी है या ग्रंथ लिखा, तो सीधा आप क्या करेंगे, सबसे पहले टिक मारेंगे पंडित दामोदर के ऊपर, जो कि आपका पूर्णतः ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से, बड़े ध्यान से एक एक शब्द को रीड आउट करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आ गया है ना आप लोगों को,
तो आंसर भी आपके अगर तैयारी की हुई है थोड़ी बहुत भी, तो जो आंसर है ऑटोमेटिक आपके मन में या दिमाग में आ जाएगा। या अगर नहीं भी आए तो एटलीस्ट इतना जरूर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर मुझे किस तरह से देना है ना। तो क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि संगीत दर्पण नामक पत्रिका किसके द्वारा, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नहीं लिखी गई, तो क्या करते हैं कि कई लोग ये शब्द को इग्नोर कर देते हैं नहीं को, और वो पढ़ जाते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई। तो नहीं को अगर इग्नोर मार गए तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना बड़े आराम से, बड़े ध्यान से और धैर्य से पढ़ना एक एक चीज को, तो आपकी सफलता मिल सकती है उसके अंदर। तो इस चीजों का ध्यान रखना। आगे से में देखते हैं कि इन्होंने स्थापना की किस चीज की, गायन समाज की। कहाँ पे की, बंबई में। और बालकृष्ण बुआ चलंजीकरण है, इनके जो शिष्य थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा, कौन था, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, अनंत मनोहर जोशी और नीलकंठ बुआ, वासन राव आदि और भी कई सारे थे। ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ निकाल के रख दिए। अगर पूछ ले कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु का क्या नाम था, तो आप क्या करेंगे, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण। समझ गए। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो कर्नाटक संगीत के थे, उन्होंने अपनी दिगंबर पुलस्कर पद्धति भी बताई। पहली जो हमारी नीट हुई थी उसमें भी चीजें मैं आप लोगों को करवा चुका था। तो वही जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर उस टाइम में कर्नाटक में थे, और हमारे हिंदुस्तानी में कौन हुए, भातखंडे जी। लेकिन कर्नाटक वाले विष्णु दिगंबर आपको याद रखना है कि विष्णु दिगंबर जो कर्नाटक संगीत के थे, उनके गुरु जी कौन थे, उनके गुरु कौन थे, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण। और वो किस घराने के थे, ग्वालियर घराने के। तो इसका मतलब विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी कौन से घराने के आएंगे, ग्वालियर के ना। तो जरूरी नहीं है ग्वालियर के हो विष्णु दिगंबर पुलस्कर, लेकिन उन्होंने सीखा है, इनके घराने के बारे में मैंने देखा नहीं। अब ये हमारे विष्णु दिगंबर जी की पूरी जीवनी हमारे पास आ जाती है। तो इनका जन्म जो है 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ, और महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हो गई थी 1931 में, 31 में। और कहाँ पे हुई, मीरज में। अब इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई, इनका जो गुरु थे वो कौन थे, मीरज के अंदर बालकृष्ण बुआ। बस यहाँ पे इतना लिख दिया, बालकृष्ण बुआ, पूरा नाम नहीं लिखा, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण। क्लियर। तो बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण कौन थे, इनके गुरु थे। इन्होंने कार्य किए, कौन से कार्य, 19 संगीत को लेकर के कार्य है ना। वह लाइफ में बहुत सारे सबके अपने कार्य होते हैं, उनको सबको हटा करके जो संगीत को लेकर के जो काम किए, सिर्फ वही मैंने यहाँ पे डाले हैं। कार्य क्या किए संगीत को लेकर के, इन्होंने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे, लाहौर में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। उसके बाद इन्होंने 7 साल बाद में दूसरा गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की 1908 में। कहाँ पे की, मुंबई के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने नासिक में रामनाथ आधार की स्थापना की। ठीक है। अब एक गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना एक और हुई थी, लेकिन वो किन्होंने की थी वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब भी के लिए सिर्फ आप ये 2 पॉइंट खास करके दिमाग में रखना, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन इनको खास करके दिमाग में रखना आप लोग। उसके बाद 1925 में इन्होंने क्या किया, संगीत अधिवेशन किया। कहाँ पे, अहमदाबाद में। उसके बाद आगे इसमें क्या दे रखा है कि 1909 में ही, जैसे इन्होंने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय खोला, दूसरा 1908 में दूसरा गांधर्व महाविद्यालय मुंबई में खोल दिया। एक साल बाद 1909 के अंदर उन्होंने संगीत सारामर्थ प्रवाह नामक की संगीत पत्रिका इन्होंने निकाली। किस नाम से, संगीतामर्थ प्रवाह। अब इसके बाद उन्होंने स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। विष्णु दिगंबर पुलस्कर की जो स्वरलिपि पद्धति है वो हमने पढ़ ली, ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी, ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश, भक्त प्रेम लहरी, टप्पा गायन, राष्ट्रीय संगीत, महिला संगीत, संगीत तत्व दर्शक। ये जो पुस्तकें इनकी लिखी हुई है, इनके बारे में एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि बताइए कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, इनका उपनाम क्या था, चतुर पंडित। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1807, यानी
60 के अंदर मुंबई के अंदर हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इनका 1860 में हुआ था और इनका 1872 में। तो अब इनमें से सीनियर कौन हुआ दोनों में? तो ये हो सकता है कि सीनियरिटी या जूनियरिटी के हिसाब से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उसमें से हो सकता है कि आपको ना 3-4 नाम दे दी जाए, 1 2 3 4, है ना, या तो 4-5 तो ज्यादा नहीं देंगे, चलो वो ये मान के चलो कि 4 कोई आर्टिस्टों के उस्तादों के नाम दे दिए। अब पूछ देना होने की बताइए कि इनमें कौन सीनियर था कौन जूनियर था। अब हो सकता है कि 1 नंबर के ऊपर वो विष्णु दिगंबर पुरस्कार का नाम डाल दे और 4 नंबर पे डाल दे विष्णु नारायण भातखंडे जी का नाम। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो चौथे नंबर पे भातखंडे जी का जो नाम दे रखा है, ये जो है सीनियर थे किनसे? इनसे, विष्णु दिगंबर पुरस्कार से। क्यों? क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? विष्णु दिगंबर ना भातखंडे जी का 1860 में, और इनका कब हुआ था? 1872 में, यानी इनके जन्म के 12 साल बाद। ठीक है, 12 साल बाद में जन्म हुआ किनका? विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी का। तो मतलब ये सीनियर हो गए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप आइडिया लग गए कि भाई ये सीनियर है थोड़े, तो यानी अब 4 के बाद में ही 1 आएगा। ठीक है, तो इतना आपको आइडिया लग गया कि 4 के बाद में 1 आएगा। ऑप्शन में कहीं देख लो, कहीं रखा हुआ है कि 4 के बाद में 1, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। क्लियर? इनकी मृत्यु हो गई थी 1836 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की 1883 में बीए किया इन्होंने, 1890 में एलएलबी की। और ये कलाकार थे, किस चीज की कला से संबंधित थे? सितार बजाते थे और बांसुरी, ठीक है, फ्लूट। अगर पूछ लिया जाए कि विष्णु नारायण भातखंडे जी संगीत के किस कला से संबंधित थे, तो आप क्या करेंगे? सितार और बांसुरी। इन दोनों में से दोनों नाम लिखे मिल जाए तो अच्छी बात है, या एक कोई लिखा मिल सकता है एग्जाम में। उसके बाद इन्होंने पुस्तकें लिखी। ज्यादातर तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इसी चीज के ऊपर पूछे जाएंगे। ये बताइए कि इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग? जो पुस्तक है इनकी, एक सेकेंड, पुस्तक है इनकी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये किस भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। आप अब क्या करते हैं कि लोग तो पढ़ तो लेंगे कि यार ये श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम जो है भातखंडे जी ने लिखी थी, बस इतना तो पढ़ लिया, लेकिन किस भाषा में लिखा? इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान करते हुए चलना, किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। और अभिनव राग मंजरी बुक लिखी इन्होंने, गीत मल्लिका लिखी, स्वर मल्लिका लिखी, लक्षण गीत लिखा, और कर्मक पुस्तक मालिका के कितने भाग लिखे? 6 भाग लिखे। क्लियर? उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में एक बुक लिखी जिसका नाम था ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। इस बुक के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद इन्होंने 1916 में संगीत का एक सम्मेलन किया, कहाँ पे? बड़ौदा के अंदर। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कहाँ कहाँ पे इन्होंने करवाए। पहला इन्होंने करवाया बड़ौदा में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा बनारस में, और चौथा और पांचवा कहाँ पे करवाए? लखनऊ में। उसके बाद उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की, संगीत के विद्यालयों को लेकर के, है ना। तो कौन कौन से? मैरिज म्यूजिक कॉलेज, जो आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? भातखंडे विद्यापीठ के नाम से। कहाँ पे करवाई? लखनऊ में। दूसरा था माधव संगीत महाविद्यालय, जो ग्वालियर में, इसकी स्थापना कराई। और तीसरा है म्यूजिक कॉलेज, ये कहाँ पे करवाई स्थापना? बड़ौदा के अंदर। इन 3 कॉलेजों की या विद्यालयों की इन्होंने स्थापना करवाई संगीत को लेकर के। तो आई होप आप लोगों की चीज यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे। उस्ताद फयाज खां, इनका उपनाम था प्रेमपिया। काफी इंपोर्टेंट है। कौन से घराने के थे? आगरा घराने के। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1886 में इनका जन्म हुआ आगरा में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1950 में। इनके गुरु का क्या नाम था? नथन खां। चाचा फिदा है, चाचा फिदा हुसैन खां, ये आगरा घराने के थे, ये इनके गुरु हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इनकी गायकी यानी किस कला से संबंधित थे? संगीत के। ध्रुपद गाते थे, ख्याल गाते थे, टप्पा भी गाते थे, ठुमरी भी गाते थे, और कव्वाली और गजल भी गाते थे। विशेषता क्या थी इसकी गायकी को लेकर के? कि आलापों में नोम तोम का आलाप करना, तान व अलग अलग मुखड़ों से सम पकड़ना, छोटी छोटी व दानेदार ताने लेना, कठिन लयकारियां करना, विभिन्न स्थानों पर टिके रहना, आसपास के स्वरों को एक झटके से लगाना, ये सब इसकी विशेषता थी इनकी गायकी की।
इनको उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि? मैसूर के दरबार में मिली थी, किस नाम की? आफताबी मौसीकी। किस समय मिली थी? 1911 में। ये भी सारा लाइन जो है पीछे वाली सारी की सारी लाइन काफी इंपोर्टेंट बन जाती है और एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि आफताबी मौसीकी किसको मिली हुई है? उस्ताद फयाज खां को। किस दरबार में मिली है? मैसूर के दरबार में। कब मिली? 1911 में। उसके बाद जो इनके शिष्य थे उस्ताद फयाज खां के, उसका क्या नाम था? दिलीप चंद्र बेदी। क्लियर? अब एक आपकी इंपॉर्टेंट नाम है दिलीप चंद्र बेदी जी का नाम आगे चल के काफी जगह पे आएगा। उस टाइम भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये बात रिवाइज करवाऊंगा कि देखो हमने ये फयाज खां की जो बुक पढ़ी थी उसमें इसका नाम आया था। आप लोगों को ध्यान है या नहीं? अगर यहाँ ध्यान है तो आगे चल के इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ये थोड़ा सा मतलब कि आप ना थोड़ा इसको करते हुए चले साथ में, ध्यान रखे एटलीस्ट इतना तो रहे। एक बार पढ़ने से तो नहीं आएगा, मैं भी मानता हूँ क्या टाइम लगता है चीजों को रिवाइज करने में और आप लोग काफी मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग इतना रखना कि आप लोग एटलीस्ट इतना श्योर हो पाए को हाँ दिलीप चंद्र बेदी जी के बारे में हमने पढ़ा था पीछे। क्लियर है? तो इनका शिष्य था दिलीप चंद्र बेदी। अब दिलीप चंद्र बेदी ने भास्कर बुआ से भी सीखा है ना, उस्ताद फयाज खां से भी सीखा है, काफी लोगों से इन्होंने सीखा, लेकिन एक जो है दिलीप चंद्र बेदी, उसके गुरु में एक नाम उस्ताद फयाज खां का भी आता है, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये गुरु, ये दिलीप चंद्र बेदी का दूसरा गुरु है, कौन है? भास्कर बुआ। इसने उनसे भी सीखा और इन्होंने उस्ताद फयाज खां भी सीखा और फयाज खां के बाद भी एक दो गुरु और भी रहे हैं दिलीप चंद्र बेदी के, उनसे भी सीखा। तो इसलिए इनका कई उस्तादों के नाम के साथ में इनके शिष्य में दिलीप चंद्र बेदी का नाम जुड़ता है, तो एक नाम यहाँ पे भी जुड़ गया उस्ताद फयाज खां के साथ में। क्लियर है? उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। ये कौन से घराने के थे? पटियाला घराने के। काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इनका जन्म 1901 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। जो पहले ये हिंदुस्तान का ही एक भाग हुआ करता था और 1947 में जाकर के पाकिस्तान अलग हुआ, जिससे पाकिस्तान में लाहौर जो आता था, पंजाब में लाहौर, वो उसमें चला जाता, वो पार्ट उधर चला गया पाकिस्तान में। तो ये कलाकार किस कला से संबंधित थे? सारंगी बजाते थे और एक उच्च कोटि के गायक भी थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? उस्ताद काले खां। ठीक है। उनके भाई का नाम क्या था? बरकत अली खां, मुबारक अली खां और अमीन अली खां। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछ सकते हैं, पहले भी पूछा हुआ है। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके खुद के चाचा इनके गुरु थे और इनके माता पिता थे और उस्ताद सिंधी खास इन्होंने सीखा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और इनकी गायकी जो है वो किस तरह की थी? पंजाब अंग की ठुमरी ये गाते थे। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 23 अप्रैल 1968 में। और इनके पुत्र का क्या नाम था? मुनव्वर अली। क्लियर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा उस्ताद निसार हुसैन खां। किस घराने से संबंधित थे? रामपुर सहसवान घराना। इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में। और मृत्यु कब हुई इनकी? 1993 में। किस कला से संबंधित थे? शास्त्रीय गायन। और इनके पिताजी का नाम क्या था? फिदा हुसैन खां। ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, फिदा हुसैन खां, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये जब शास्त्रीय गायन करते थे, मतलब कि वोकलिस्ट थे, तो संगीत में शास्त्रीय गायन भी करते थे, शास्त्रीय संगीत का गायन करते थे। लेकिन शास्त्रीय संगीत में किस चीज के लेकर के ये स्पेशलिस्ट थे? किस चीज को लेकर के इनका नाम फेमस हुआ? तो ये स्पेशलिस्ट किस चीज के थे? यानी विशेषज्ञ हम कह सकते हैं। किसके थे? तराने के, यानी तराने के स्पेशलिस्ट थे, हम ये कह सकते हैं। अब इनके शिष्य में किसका नाम आता है? गुलाम मुस्तफा खान और रशीद खान। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा खान साहब का नाम काफी लोगों ने सुना भी होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इनको अवार्ड मिला कौन सा? पद्म भूषण। कब मिला? 1971 में। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनायत हुसैन खान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है पॉइंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला आता है उस्ताद अमीर खां। किस घराने से संबंधित है? इंदौर घराना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1912 को और मृत्यु हो गई थी उनकी 1974 में। एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई थी। इनके जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई? इनका जो गुरु है कौन था? इनके पिताजी थे। क्या नाम था पिताजी का? शाहमीर खां। इंदौर दरबार के अंदर थे
वीणा व सारंगी वादक इनके पिताजी। और अन्य गुरु कौन से थे इनके? उमान अली खां, उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद अब्दुल वहीद खां। अब्दुल वहीद खां किस घराने से? किराना घराने के। ये सारे इसके गुरु रहे हैं। इन सभी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किन्होंने? अमीर खां साहब ने। उसके बाद ये संस्थापक रहे हैं किसके? इन्होंने नया घराना बनाया, कौन सा? इंदौर घराना। इंदौर घराना के संस्थापक रहे हैं, ठीक है, यानी स्थापना की इन्होंने इंदौर घराने की। उसके बाद इन्होंने 360 अलंकार, 5040 पलटे, इनमें से 167 स्वर मेल का ही कंठस्थ किया। इतने ये चीज कर चुके थे। सम्मान इनको मिला है कि बिहार संगीत नाट्य परिषद फेलो इनको मिला 1988 में। संगीत नाट्य अकेडमी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 1967 में। पद्म भूषण इनको मिला क्या नाम है 1971 में। और सुसिंगार संसद से स्वर विलास की उपाधि इनको मिली 1971 में। तो ये वाले जो पॉइंट हैं इनको अगर ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी जो संगीत है उसको लेकर के। हो सकता है कि परकशन का मैंने पेपर चेक नहीं किया है, उसमें ये चीजें पूछी जाती हो, तो आप प्लीज मत छोड़ना। और अगर कोई चाह रहा है कि मैं कर सकता हूं तो आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हर उस्ताद के जो भी पढ़ते जाएंगे कलाकारों के बारे में, तो उनके लगभग ये मान के चलो कि आगे अवार्डों की जो नाम है ना, ये आगे चल के बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होंगे। तो इतने सारे अवार्ड आएंगे, इतने सारे अवार्ड आएंगे कि सारे एकदम खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, सब दही ऐसा जम जाएगा दिमाग में कि किसका क्या अवार्ड था क्या नहीं था। ठीक है, तो अवार्ड बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं अलग अलग टाइप के कितने सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो इसलिए मैन अवार्डों के बारे में पूछते एग्जाम में, ज्यादा नहीं पूछते। अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस्ताद आमिर खान ने क्या किया कि एक नया राग बनाया जिसका क्या नाम था? चंद्र मधु। ये भी काफी पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। इनका जो शिष्य है कौन कौन थे? पंडित कौन थे? अमरनाथ, पंडित तेजपाल, सुरेंद्र सिंह जिनको सिंह बंधु नाम से भी जानते हैं, प्रोफेसर अजीत सिंह पेंतल, और प्रोफेसर रविंदर बिष्ट और कंकना बनर्जी। और इनके प्रिय राग कौन कौन से थे? दरबारी, मारवा, अडाना, मेघ और देसी आदि इसके प्रिय राग थे। बढ़ते हैं अगले कलाकार की तरफ। अगला आता है हमारा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी। इनका उपनाम क्या था? प्रणव। और किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराना। ये काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं दोनों पॉइंट हमारे लिए, एग्जाम में दोनों पूछे भी हुए हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है मेरी आजकल। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1937 में बड़ौदा रियासत की तहसील भादरण के जहाज ग्राम के अंदर, है ना, जहाज कोई गांव होगा, उसमें इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में। और इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? संगीत की गांधर्व महाविद्यालय में। और इनके गुरु कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। अब ये ध्यान रखना, विष्णु दिगंबर पुरस्कार कौन थे? कर्नाटक के। और उनके गुरु कौन थे? बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण। और बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण कौन से घराने से थे? ग्वालियर। अब चीज समझ में आ रही है धीरे धीरे कि बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण के कौन थे गुरु? शिष्य विष्णु दिगंबर पुरस्कार। और विष्णु दिगंबर पुरस्कार के शिष्य कौन थे? ओमकार नाथ ठाकुर। और ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से थे? ग्वालियर से। और बालकृष्ण बुआ इचलंजीकरण भी कौन से घराने से थे? ग्वालियर से। तो आयो पर ये चीज समझ में आ गई होंगी। उसके बाद इन्होंने पद संभाला, किस चीज का? संगीत को लेकर के। गांधर्व महाविद्यालय लाहौर जो था उसके प्राचार्य बने 1917 में। अब लाहौर वाला गांधर्व महाविद्यालय कब खोला गया था? 1901 में। किन्होंने खोला था? विष्णु दिगंबर पुरस्कार इनके गुरु ने खोला था 1901 गांधर्व महाविद्यालय लाहौर में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो इनके गुरुजी ने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय वो खोला। और क्या नाम है 1917 में क्या किया? इनको वहां पे प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर पद के ऊपर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? काक्षिणी इंदिरा देवी। ठीक है, ये कोई बात नहीं, छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट बात आती है कि इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, कौन सा? संगीतांजलि और प्रणव भारती। इन बुक्स के बारे में काफी पहले भी चर्चा ही होगी हमारी क्लासेस में, तो ये ध्यान रखना। और इन्होंने कार्य क्या किए? इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अलग से संगीत की स्थापना करवाई।
तो BHU जो था पहले, उसमें संगीत का जो विभाग है वो नहीं था। उन्होंने बाद में क्या किया कि संगीत विभाग की स्थापना करवाई अलग से BHU के अंदर। क्लियर, वो योगदान इन्हीं का ही दिया हुआ है BHU में संगीत को विभाग को लेकर के। बढ़ते हैं अपने अगले कलाकार की तरफ। नहीं सॉरी, इसका कुछ पार्ट और बच गया, वो देख लेते हैं क्या है आगे इसमें। 1950 में इन्होंने और क्या कार्य किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की श्री कला संगीत भारती का क्या किया, इन्होंने अध्यक्ष बने वहां पे। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा मॉडरेटर समझ लेते हैं इसको। आगे इसमें प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, किस चीज का प्रतिनिधित्व किया, अफगानिस्तान सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। अफगानिस्तान की जो संस्कृति थी उसका प्रतिनिधित्व उन्होंने 1952 में किया। और बुडपोस्ट में शांति परिषद हुई थी 1953 में, वहां पे इन्होंने प्रतिनिधित्व किया अपना। इन्होंने रचनाएं की काफी सारी, कौन सी, वंदे मातरम जो आज हम सुनते हैं वो इन्हीं की हुई है। जोगी मत जा, मैं नहीं माखन खायो, इसका लास्ट क्लासेज में भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जो भाव पक्ष को ज्यादा दिखाते हैं, जो मैंने बताया ना कला पक्ष की, जो ठुमरी वगैरह की जब बात चल रही थी हमारी, उसमें भी इसका नाम दिया। तो ये सब रचनाएं किसकी की हुई है, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये ओमकानाथ ठाकुर जी की रचनाएं है। उसके बाद इनके शिष्य कौन कौन है। इनके शिष्यों में नाम आता है सबसे पहले प्रेमलता शर्मा। सॉरी, प्रेमलता शर्मा के बारे में काफी चर्चा या नाम आपको देखने को मिले होंगे क्लासेज में। तो प्रेमलता शर्मा जो थी वो इन्हीं की शिष्य थी। बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, अतुल देसाई, फिरोज दस्तूर, बिजोन बाला दस्तीदार, प्रदीप दीक्षित आदि और भी काफी सारे थे। मेन नाम मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम इसमें हमारा बन जाता है प्रेमलता शर्मा का और बलवंत राय भट्ट का। ये एग्जाम में पूछे हुए दोनों, हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई पूछ लिया जाए अगली बार, तो ये पूरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद ये तो गायन के इनके शिष्य हो गए, और वादन में कौन थे इनके शिष्य, डॉक्टर एन राजम, वालिन वादिका। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था 8वीं यूनिट की, जो वाद्य वाली यूनिट थी, उसमें वायलिन का जो पार्ट में करवा रहा था, तो उसमें एक वायलिन बजाते हुए एक महिला की फोटो मैंने वहां पे लगाई थी, वो डॉक्टर एन राजम ही थी। ठीक है, तो उनके गुरु कौन थे, एन राजम के ओमकानाथ ठाकुर। उसके बाद इन्होंने काफी सम्मानों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से सम्मान थे, संगीत प्रभाकर की उपाधि किसके कब मिली, किसके द्वारा मिली, सालिवे जी द्वारा। पद्मश्री कब मिला, गणतंत्र दिवस 1955 में। संगीत मातंड की उपाधि कब किसने दी, नेपाल के महाराजा द्वारा 1930 में दी। विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय की उपाधि संगीत सम्राट 1940 में मिली। हाँ, विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय ने कौन सी उपाधि दी थी, संगीत सम्राट की 1940 में। और काशी हिंदू और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने इन्होंने किसकी उपाधि दी, डीलिट की उपाधि कब दी, 1963 में। तो वैसे तो ये खास इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता हमारे लिए, तो इसको अगर छोड़ना चाहे तो कोई बात नहीं है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ सम्मान जो ये इनके कि मैंने बोल दिया छोड़ दो तो आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि किसी में कैपेबिलिटी ज्यादा हो करने की, अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, कर लेना। लेकिन मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर ऐसे केस में अगर आप इसको याद करने में टाइम वेस्ट करोगे तो उससे बढ़िया जहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना है उन चीजों को याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन बन के आ भी जाए तो वो छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है उस पार्ट को अगर पढ़ के अच्छे से कवर कर लिया और उसमें 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं या 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उस पार्ट में से, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसमें भूलने की संभावना ज्यादा रहेगी कि किस सन में किसको क्या दिया था, बड़ा लफड़ेबाजी है। बाकी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आप ना फिर कल जैसे ये बात बोल दो एग्जाम के बाद में कि सर आपने तो मना कर दिया था और इसमें से क्वेश्चन आ गया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग मत करिए, कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, इसी ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने काफी लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर भी सोल्व किए होंगे, तो कहीं पे भी आप लोगों को ये देखने को मिला कि इसको ये वाली उपाधि कब मिली, किसको मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली, है ना, उनको कोई मतलब नहीं है।
सम्मान या उपाधियों की अगर बात आती है तो वो ये क्वेश्चन आता है करंट को लेकर के, यानी करंट में मतलब कि 2022 जो हमारी चल रही है अभी, तो 2022 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है वो किनको मिला? संगीत के मतलब कि क्षेत्र में। और सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, वो किनको मिला? तो वो सिर्फ 4-5 लोगों को मिला था, वो चल के आगे हम इसी यूनिट में करेंगे। तो इनको याद करने से बेटर है या बढ़िया है कि आप जो है 2022 में करंट में जिन लोगों को संगीत के जो क्षेत्र में मिले हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, आप उनको याद करें तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं अपने अगले कलाकार की तरफ। अगले इनका नाम है पंडित विनायक राव पटवर्धन। इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में मिरज के अंदर, महाराष्ट्र में। मृत्यु हो गई थी 23 अगस्त 1975 में, पुणे में हुआ। उनके गुरु का क्या नाम था? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। अभी मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर इनके गुरु थे। और ये किस घराने से संबंधित थे? ये थे ग्वालियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनायक राव पटवर्धन भी ग्वालियर घराने से आएंगे। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु का क्या नाम था? बालकृष्ण बुआ ईशनंजीकरण। ये कर्नाटक वाले विष्णु दिगंबर पुलस्कर की बात चल रही है ना। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में इन चीजों को रखते हुए समझते हुए चलोगे, जैसे मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा ये चीजों को समझना। और ये वाली यूनिट अगर आपने अच्छे से समझ ली, मैं जितना सरल तरीके से समझा रहा हूँ उस चीजों को अगर आप लोगों ने समझ ली, तो ये मान के चले कि आपका जो 10 यूनिट है अगली जो हमारी घरानों की आएगी, उसकी लगभग आधी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी आप लोगों की। और वहां पे आपको इतना लोड नहीं आएगा और जल्दी से उस चीज को समझ जाओगे और इजीली दिमाग में बैठ जाएगी और जल्दी से उन चीजों को कवर भी कर पाओगे। तो इसमें आगे दिया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राग विज्ञान। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। सम्मान पद्म भूषण 1912 में मिला। और ये कलाकार थे गायन के, और किसके थे? तराना स्पेशली गाते थे। इसके बाद इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने वीडी पुलस्कर, कौन? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो थे इनके गुरु। ठीक है, तो ये अपने गुरु से सीखते थे, लेकिन कुछ टाइम के पश्चात में इनके गुरु की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद इनके जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर है, वीडी पुलस्कर, इनका एक बेटा था जिसका नाम था डीवी पुलस्कर। तो उनकी डेथ होने के बाद इन्होंने क्या किया कि विनायक राव पटवर्धन जो है उन्होंने विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो इनके गुरु थे, उनका जो पुत्र था, बेटा था डीवी पुलस्कर, उसको इन्होंने शिक्षा दी। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला था हमारा पंडित नारायण राव व्यास जी। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है। एक सितार की हमारी मैम है जो सुनीरा कासिलवाल जी उनका नाम है, एचओडी रह चुकी हैं। उनके ससुर जी हैं पंडित नारायण राव व्यास जी, यानी उनके हस्बैंड हुए पंडित विद्याधर व्यास। और पंडित विद्याधर व्यास जी के फादर साहब हैं नारायण राव व्यास जी, और ये भी ग्वालियर घराने से संबंधित थे। और आज के टाइम में ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कौन है, या इस घराने का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? पंडित क्या नाम है? विद्याधर व्यास जी, जो सुनीरा कासिलवाल जी के हस्बैंड है। क्लियर? तो ये ग्वालियर घराने के हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते इसमें। इनका जन्म 1902 में हुआ, कोल्हापुर। उसके बाद इसमें आगे है इनका जो है सॉरी, पिताजी का क्या नाम था? गणेश व्यास। इनकी माताजी का नाम था रामाबाई, और इनके गुरु का क्या नाम था? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? गांधर्व महाविद्यालय 1921 में इन्होंने अपनी शिक्षा ली संगीत की। और क्या कार्य किए इन्होंने? तो अहमदाबाद के संगीत विद्यालय में संगीत की शिक्षा प्रदान की 1923 में। और 1921 में हिज मास्टर वॉइस कंपनी में 1927 के अंदर, सन 1927 में इन्होंने रिकॉर्ड तैयार करवाई अपने। क्लियर? तो ये था नारायण राव व्यास जी का। 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। तो हिज मास्टर वॉइस कंपनी जो है बाहर की कंपनी थी जो रिकॉर्डिंग करती है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे।
जो ऑफलाइन के लिए बच्चे आएंगे उनको मैं ये चीज अच्छे से समझाऊंगा। इसकी एक स्टोरी है, अब यहाँ पे समझाऊंगा तो टाइम आपका ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए टाइम कम बचा है एग्जाम के लिए, तो हम सीधे अपने अगले कलाकार के ऊपर चलते हैं। अगला है पंडित C.R. व्यास। इनकी फुल फॉर्म है चिंतामण रघुनाथ व्यास। किस घराने से संबंधित है? आगरा घराना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इनका जन्म 1924 उस्मानाबाद में होता है। उसके बाद मृत्यु इनकी 2002 में होती है, कहाँ? कोलकाता में। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से। इनके गुरु का क्या नाम था? जगन्नाथ बुआ पुरोहित, यानी जगन्नाथ बुआ पुरोहित। ये थोड़ा सा टाइपिंग में कई बार ऐसी हिंदी आ जाती है। जगन्नाथ बुआ पुरोहित इनका गुरु का नाम है। मैं वापस ले लेता हूँ। काफी इम्पोर्टेंट ये लाइन है। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सतीश व्यास, और इनको अनेक सम्मान मिले हैं। मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर जी कौन थे? लता मंगेशकर जी के फादर साहब। उसके बाद उस्ताद हाफिज अली खान सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इनके बारे में आप भले ही छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला आता है हमारा कृष्ण राव शंकर पंडित। तो कृष्ण राव शंकर पंडित जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1994 में। क्लियर? और इनकी मृत्यु कब हुई? 1989 में। इनके गुरु का क्या नाम था? हादू खां, नथु खां। तो ये किस घराने के थे? ग्वालियर घराना के, हादू खां और नथु खां। और दूसरा इनका गुरु था, उसका क्या नाम था? निसार हुसैन खां। ये किस घराने के थे? रामपुर सहसवान घराना। ये इनके गुरु थे। ये पूरी लाइन हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाती है। साथ में इनके घरानों का भी नाम याद करते हुए चले। हादू खां नथु खां के भी नाम पे थोड़ा सा सुनने को आया होगा थोड़ी देर पहले भी। और निसार हुसैन खान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, रामपुर सहसवान घराना। ठीक है, निसार हुसैन खान, ये रे, नहीं ये तो आमिर खान है। निसार हुसैन खान, रामपुर सहसवान घराना। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है, ये इनके गुरु थे सारे, किसके? कृष्ण राव शंकर पंडित जी के। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित शंकर राव। और उपाधि कौन सी मिली इनको? संगीतोद्धारक सभा, गायक शिरोमणि, गायक विशारद और संगीत रत्नालंकार। ये इनको सभी उपाधियां मिली हुई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। ये बताइए कि संगीत रत्नालंकार की जो उपाधि है वो किस कलाकार को मिली हुई है? तो क्या करेंगे आप? कृष्ण राव शंकर पंडित जी। उसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, यानी बुक्स कौन सी इन्होंने लिखी? संगीत सरगमसार, संगीत प्रवेश और संगीत आलाप संचारी, ये बुक्स लिखी। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। कार्य इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थापना करवाई किसकी? गांधर्व महाविद्यालय। कहाँ पे? ग्वालियर में। कहा? 1914 में। ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने 1901 में करवाया लाहौर में। उसके बाद 7 साल बाद 1908 में करवाया बंबई में गांधर्व महाविद्यालय। उसके बाद तीसरा गांधर्व महाविद्यालय जो है वो किसने, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? कृष्ण राव शंकर पंडित जी ने। कब? 1914 में। यानी बंबई की जो स्थापना हुई थी उसके 6 साल बाद। समझ गए? ये पहला वाला 7 साल के बाद में हुआ था, 1901 में खोला, उसके 7 साल के बाद में बंबई में खुला। बंबई में खुलने के बाद 6 साल बाद ग्वालियर में खुल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ये डाल देते हैं कंफ्यूजन करने के लिए कि तीसरा संगीत गांधर्व महाविद्यालय की जो स्थापना वो किस कलाकार ने करवाई। तो ऑप्शन में आपको पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार भी रखा मिलेगा और कृष्ण राव शंकर पंडित भी रखा मिलेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के जो दो थे लाहौर बंबई वाले गांधर्व महाविद्यालय, वो विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने करवाए थे, और ये जो ग्वालियर में 1914 में किसने करवाया था? कृष्ण राव शंकर पंडित ने। उसके बाद आगे चलते इनको पुरस्कार कौन से मिले हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार 1954, खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी 1962 में, और पद्म भूषण इनको 1973 में मिला। इनके पुत्र का क्या नाम था? प्रोफेसर नारायण राव पंडित,
और प्रोफेसर लक्ष्मण राव पंडित और चंद्रकांत और सदाशिव, इनके ये 4 पुत्र थे। उसके बाद शिष्य में किन किन का नाम आता है? प्रोफेसर विष्णु पंत चौधरी, रामचंद्र राव सप्तऋषि, पुरुषोत्तम राव सप्तऋषि, दत्तात्रेय जोगलेकर, प्रोफेसर केशव राव सुरंगे, एकनाथ अरोलकर, विष्णु रुचकर मानवलकर, सदाशिवराज अमृतुल्य। ये काफी नाम है। एग्जाम में इनके बारे में तो अभी तक नहीं पूछा गया, इनके शिष्यों के बारे में, लेकिन हाँ इनके जो गुरु है उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन थे? हद्दू खां, नत्थू खां और निसार हुसैन खां, इन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण की। ये हमारा केशवनाथ शंकर पंडित जी की बात हो गई। उसके बाद अगला हमारा आता है मल्लिकार्जुन मंसूर। किस घराने के थे? जयपुर अतरौली घराना। इनका जन्म 1910 में हुआ, 31 दिसंबर 1910, धारवाड़ कर्नाटक। यानी साल का जो सबसे आखिरी दिन आता है, जो सबसे एंड वाला दिन, सबसे पुराना दिन जो हम कह सकते हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ था। आप इस आईडी से भी इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। और जनवरी 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। इनके गुरुजी का क्या नाम था? मंजी खां। अवार्ड इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिले हुए हैं। और इनकी शैली क्या थी? संगीत की किस कला से संबंधित थे? गायन से, शास्त्रीय गायन। इनके पुत्र का नाम क्या था? राजशेखर मंसूर। और इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था नाना रस यात्री। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अब इसको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है गिरिजा देवी। अब गिरिजा देवी जी जो थी 1929 में इनका जन्म हुआ काशी में। इनके पिताजी का नाम था रामदास राम, और ये संगीतज्ञ थे, वह हारमोनियम वादक थे। और इनके गुरु कौन थे? सरजू प्रसाद मिश्र और श्री चंद्र मिश्र। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पिताजी के बारे में भी पूछा हुआ एग्जाम में। उनकी गायकी क्या थी? एक ख्याल गाती थी, ठुमरी, होरी, कजरी, दादरा आदि गाती थी। और इनको क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी गिरिजा देवी जी होगी। मैंने खैर इनको लाइव सुना है अपनी आंखों के सामने, और जिन जिन लोगों ने अगर इनको लाइव सुना है तो कमेंट में बताइएगा। आगे हमारा आता है केसरबाई केरकर। किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। इनका जन्म 1892 ईस्वी के गोवा में हुआ था, और मृत्यु उनकी 1977 में हो गई थी। और इनके गुरु का क्या नाम था? अब्दुल करीम खान। किस घराने से संबंधित थे अब्दुल करीम खान साहब? किराना घराने से। ये काफी इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन के आ गए। एक तो केसरबाई केरकर के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल करीम खान, एक क्वेश्चन ये। और अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे? किराना घराने से। तो इसलिए केसरबाई केरकर भी किराना घराना से ही संबंधित थी। और इसके और गुरु कौन थे? बरकतुल्ला खां, अल्लादिया खां। ठीक है, ये जयपुर घराने से थे, अल्लादिया खां। तो बरकतुल्ला खां जो थे ये जयपुर सीनियर घराने से थे। हमारे जो सर थे पंडित प्रतीक चौधरी जी, उनके फादर या गुरु जी का नाम था बेबू चौधरी, और उनके गुरु जी का नाम था मुश्ताक अली खां साहब, और उनके गुरु जी का नाम था आशिक अली खां साहब, और उनके गुरु जी का नाम था बरकतुल्ला खां। तो ये बरकतुल्ला खां उनका नाम है। ठीक है, तो इनको उपाधि मिली किस चीज की? रविंद्रनाथ द्वारा सुस्त्री की, और संगीत नाटक अकेडमी से इसको नवाजा गया 1953 में। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, नोट कर लेना। आगे चलते अगले हमारा पॉइंट है, आता है कलाकार पंडित उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब। किस घराने से संबंधित करे? किराना घराना। इनके पिताजी का नाम क्या था? काले खां। चाचा जी का नाम था अब्दुल खां, और ये अब्दुल खां जो थे बड़ौदा नरेश के दरबारी गायक थे। इनके कार्य, इन्होंने क्या किया? आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना कराई पूना के अंदर 1913 में। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय की एक और स्थापना कराई, कहाँ पे? मुंबई में 1917 में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो गांधर्व महाविद्यालय थे, ये आर्य संगीत है। तो इन दोनों के बारे में हो सकता है मैचिंग में डाल करके पूछ ले आप लोगों से, तो ये ध्यान रखना। और इनकी जो गायकी थी वो इनकी जो वाणी जो थी वो कौन सी थी? गोबरार वाणी। और इनके शिष्यों में कौन आते हैं? हीराबाई बड़ौदकर, काफी इंपोर्टेंट नाम आता है। सवाई गंधर्व, बहुत इंपोर्टेंट नाम है ये भी। और रोशनारा बेगम, ये भी बहुत इंपोर्टेंट नाम है। मतलब कि पूरी लाइन काफी इंपोर्टेंट है। इनके शिष्यों में इनका नाम आता है, ये 3 नाम यहाँ पे मैंने डाले हैं, इनको देख लेना और इनको अच्छे से समझ लेना। आगे चलते हैं। आगे हमारा हीराबाई बड़ौदकर।
इनका उपनाम क्या था? चंपुताई। किस घराने से संबंधित थी ये? किराना घराने से। इनका जन्म 1905 में हुआ था। इनकी गायकी जो थी वो थी विलंबित गायकी। इनके गुरुजी का या इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी जो थे इनके गुरु थे, इनका नाम था अब्दुल करीम खान साहब। ये अब्दुल करीम खान अभी पढ़ के आए हम। तो अब्दुल करीम खान जो है उनकी बेटी का नाम क्या था? हीराबाई बड़ौदकर। ये ध्यान रखना। और अन्य गुरु भी थे इनके जिन्होंने काफी लोगों से सीखा है। तो प्रारंभिक जो शिक्षा थी इसने अपने भाई सुरेश बाबू माने से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने इनायत हुसैन खां रामपुर घराने से में जाकर के सीखा। और उसके बाद क्या है कि यह पहली महिला गायक थी जिन्होंने भारत में टिकट कॉन्सर्ट शुरू किया, यानी पैसे दे करके टिकट सीट बुक करवाना कॉन्सर्ट की। ये पहली महिला गायक थी, है ना। पुरुष गायक तो हो गए थे लेकिन महिला गायक थी ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए बन जाती है। उसके बाद लड़कियों को संगीत सीखने के लिए एक नूतन संगीत विद्यालय भी स्थापित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर जिस दिन भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी यानी 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के लिए इन्हें चुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। अवार्ड इनको कौन कौन से मिले हैं? 1965 में इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार मिला, 1970 में पद्म भूषण मिला और एक विष्णुदास भावे पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। क्लियर? उसके बाद आगे हमारा आता है सुहासिनी कोरटकर। इनका जन्म 1944 को महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद इनके पिताजी का जो नाम है रामराव कोरटकर है, जो हवाई एयरपोर्ट के ऊपर क्या थे? टेक्नीशियन थे, की पोस्ट पर विराजमान थे। इनकी माँ का नाम था सरलाताई, जो हारमोनियम प्ले करती थी और वायलिन भी बजाती थी और गायन भी करती थी। इनके गुरु कौन थी? इनकी माता खुद कौन? सरलाताई। और पांडे त्रिम्बकराव जनेरीकर किस घराने के थे? भिंडी बाजार घराने के। और ठुमरी की शिक्षा उन्होंने किससे ली? नैना देवी से। ये किस घराने से थी? दिल्ली घराने से। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 2017 में। उसके बाद आगे हमारा आता है पंडित बड़े रामदास जी। किस घराने से है? बनारस घराने से। और ख्याल गायकी करते थे। 1833 में इनका जन्म होता है काशी में और मृत्यु इनकी होती है 1860 में। कहा? बनारस में। और इनके शिष्य में किसका नाम आता है? सिद्धेश्वरी देवी, काफी इंपोर्टेंट नाम है। और महादेव प्रसाद मिश्र और उमादत्त शर्मा, छोटे रामदास और पंडित जालपा प्रसाद मिश्र, ये इनके शिष्यों में नाम आ जाते हैं। ये सभी इंपोर्टेंट है। शिष्य वाला पूरा पार्ट इसको नोट कर लेना। और इनका योगदान क्या रहा है? बनारस घराने की ख्याल गायकी शैली को विकसित किया इन्होंने। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बनारस घराने की ख्याल गायकी को शैली अपनी ख्याल गायकी शैली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्या आंसर आएगा आपका? पंडित बड़े रामदास जी। क्लियर? उसके बाद अगले हमारे कलाकार आते हैं सिद्धेश्वरी देवी जी, जो किस घराने से है? बनारस घराना। बड़ी खतरनाक थी, सुनना इनकी रिकॉर्डिंग आप लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो जन्म इनका 1908 में बनारस में हुआ था। मृत्यु 1977 में हो गई नई दिल्ली के अंदर। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सविता देवी। काफी इंपोर्टेंट है। सविता देवी के बारे में आगे चल के आएगा, वो फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन वहां पे भी फिर मैं आप एक बात फिर से एक शब्द यूज करूंगा कि हमें पीछे भी सविता देवी के बारे में पढ़ा था। जो इनकी माता थी कौन? सिद्धेश्वरी देवी ना, उसके बारे में जब पढ़ रहे थे तब इनका नाम आया था। तो सिद्धेश्वरी देवी की बेटी का नाम क्या था? सविता देवी। तो संगीत की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की? सियाजी मिश्रा महाराज से इन्होंने सारंगी सीखा। नहीं सॉरी, सियाजी महाराज जी जो थे वो सारंगी वादक थे। इनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। रजब अली खान से संगीत सीखा, इनायत खान से संगीत सीखा और रामदास जी से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उपाधि इनको क्या मिली है? पद्म पुरस्कार 1966 में मिला और 1973 में इनको कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि प्रदान की। उसके बाद अगला हमारा आता है बेगम अख्तर। काफी लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। इनको मल्लिका गजल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका घराना कौन सा है? किराना घराना। 1914 में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर। और बचपन का इनका नाम क्या था? अख्तरीबाई फैजाबादी। ये काफी इंपोर्टेंट शब्द आ जाता है हमारे लिए। इनके पिताजी का नाम था असगर हुसैन, एक पेशे से वकील थे। माता जो थी इनकी एक मुशायरी थी। उसके बाद शिक्षा जो है इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी माँ से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने उस्ताद इमदाद खान से सीखा। आता मोहम्मद खान जो पटियाला घराने से थे उनसे सीखा। और जद्दन बाई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की संगीत की।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है ये शब्द, ये लाइन भी। इनकी मृत्यु जो है 1974 में को अहमदाबाद में हो जाती है। और इनके शिष्यों में किसका नाम आता है? हीरानंद, रीता गांगुली, वसुंधरा पंडित और रेखा सूर्या। इनके बारे में आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेना। सम्मान इनको क्या क्या मिले हैं? स्वर संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1972, और 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण, और 1968 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला। अगले कलाकार है हमारे शोभा गुट्टू, जो ठुमरी गायिका थी, स्पेशलिस्ट ठुमरी की थी ये। इनका जन्म 1925 बेलगांव कर्नाटक में होता है। बचपन का नाम, इनका नाम था भानुमति शिरोडकर, और इनकी माताजी का नाम था मेनकाबाई शिरोडकर, और पेशेवर नर्तकी थी ये, और जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अलादिया खां की शिष्या जो गन की थी, उससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। किसने? इनकी माता ने। इनकी माता की बात चल रही है यहाँ पे। तो जो मेनकाबाई शिरोडकर जो थी, शोभा गुट्टू की माता का नाम मेनकाबाई शिरोडकर, ये जो पेशेवर से एक नर्तकी थी, और जयपुर अतरौली घराने के जो उस्ताद थे अलादिया खान, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस ये भी लगाते हुए चलना कि अलादिया खान का नाम आ गया तो किस घराने से आएगी? जयपुर अतरौली। तो जयपुर अतरौली के जो अलादिया खान साहब थे, उनकी एक शिष्य थी, कौन? गनकी। उससे इनकी माता ने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इनकी माता ने शिक्षा ग्रहण करके शोभा गुट्टू को संगीत की शिक्षा प्रदान की। तो संगीत की शिक्षा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो माता इनकी प्रारंभिक शिक्षक रही। उस्ताद अलादिया खान के पास भेजा इन्होंने। उसके बाद नहीं, उस्ताद अलादिया खान का बेटा उस्ताद बुर्जी खां, जयपुर अतरौली घराने के जो संस्थापक रहे हैं, उनसे इन्होंने सीखा। और उस्ताद अलादिया खां के भतीजे कौन? उस्ताद नत्थन खां से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तो ये 3-4 कलाकारों से इन्होंने सीखा। खैर माता का नाम तो नहीं इतना सा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस्ताद अलादिया खान का जो बेटा क्या नाम? बुर्जी खां। काफी इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है बुर्जी खां। कई बार इसके बारे में पूछा गया एग्जामों में, किस घराने से थे? जयपुर अतरौली घराने से। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कई बार कि बुर्जी खां जो थे किस घराने से संबंधित है। तो आप लोगों की ये चीज ध्यान रखनी है। ये जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 2004 में, और सम्मान इनको मिलता है 1987 में संगीत नाटक अकादमी का सम्मान, 2002 में पद्म भूषण, लता मंगेशकर पुरस्कार, साहू महाराज पुरस्कार, और महाराष्ट्र का गौरव सम्मान, ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। उसके बाद अगले कलाकार है हमारे श्रीमती गंगूबाई हंगल। इनको मर्दाना गायिका के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से। इनका जन्म होता है 1913 के धारवाड़ यानी कर्नाटक के अंदर। और इन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की? कृष्णाचार्य हुलगुर यानी किन्नरी वीणा वादक थे इनके गुरु, यानी किन्नरी वीणा को बजाते थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने सवाई गंधर्व से गंधर्व संगीत की शिक्षा प्राप्त की, और राम भाई कुंद गोलकर, है ना, इनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मृत्यु 2009 में इनकी हुई कर्नाटक में। संगीत में योगदान क्या रहा इनका? कि कर्नाटक विश्वविद्यालय जो था उसमें संगीत की प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। और पुरस्कार इनको मिले, कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी 1962 का अवार्ड मिला, पद्म भूषण 1971 में मिला, संगीत नाटक अकादमी 1973 में, और पद्म विभूषण 2002 में मिला। उसके बाद अगला आता है हमारा सविता देवी। अब आई थिंक मेरे को बोलने की जरूरत होगी नहीं, सविता देवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्या पहले भी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गई हैं। तो किस घराने से थी? बनारस घराना। 1940 में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम क्या था? सिद्धेश्वरी देवी। काफी इंपोर्टेंट लाइन है। उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की? अपनी माता से, और मणि प्रसाद से, और श्री दिलीप चंद्र बेदी जो किराना घराने के थे। कुछ से सुना हुआ लग रहा है दिलीप चंद्र बेदी? मैंने बोला था कि आगे चल के कई बार इनका नाम आएगा। तो दिलीप चंद्र बेदी ने कई गुरुओं से जाकर के सीखा था, और दिलीप चंद्र बेदी के काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो उन स्टूडेंटों में एक सविता देवी का भी नाम आता है। क्लियर? तो अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएं कि इनका जो नाम है क्या नाम है दिलीप चंद्र बेदी जी का, कहाँ पे सुनने को आया था हमें? जब हम पढ़ रहे थे फयाज खां। फयाज खां की जब जीवनी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था। जो फयाज खां किस घराने के थे? आगरा घराने के। तो फयाज खां के शिष्य थे कौन? दिलीप चंद्र बेदी। और दिलीप चंद्र बेदी की शिष्य कौन थी? सविता देवी। समझ गए? तो उन्होंने कला में स्नातक किया यानी बीए किया। उसके बाद बीएचयू से इन्होंने क्या किया? एमए किया। इनका निधन
20 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली में हुआ। और संगीत में योगदान क्या रहा कि ये ठुमरी गाती थी, दादरा, चैती, कजरी, टप्पा आदि का बनारस घराना से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और सिद्धेश्वरी देवी भारतीय संगीत अकेडमी, एक अकेडमी है, इन्होंने अपनी माता के नाम पे अकेडमी रखी हुई है। क्या नाम था? सिद्धेश्वरी देवी भारतीय संगीत अकेडमी तथा पूर्वबंग ठुमरी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यह एक कुशल सितार वादक भी है, ये एक अच्छा सितार भी बजाती है, ठुमरी तो गाती है, साथ में सितार भी बजाती है। क्लियर? उसके बाद अगला हमारा आता है मोदूबाई कोडीकर। ये किस घराने से है? जयपुर अतरौली घराना। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है ये शब्द। इनका जन्म 1904 को गोवा के कुर्दी में हुआ। इनकी माता का नाम था जयश्री। इन्होंने शिक्षा किनसे ग्रहण की? सियाराम लाल से इन्होंने कथक, और दत्तराम जी नाडोडकर से इन्होंने गजल सीखी, और इनायत खान जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। विलायत हुसैन खां से भी सीखा। आगरा घराने की अलादिया खां से ख्याल सीखा, दादरा सीखा, टप्पा सीखा ना। उसके बाद मोदूबाई कुडीकर, जो पीछे आया था नाम, है ना, मोदूबाई कुडीकर अपने शिष्यों के बीच माई की उपाधि से जाना जाते थे। नहीं, मोदूबाई कुडीकर नहीं, वो दूसरा नाम था, सॉरी मैंने गलत बोल गया। मोदूबाई कुडीकर के बारे में तो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मोदूबाई कुडीकर जो है अपने शिष्यों में किस नाम की जानी जाती थी? माई के नाम से, यानी माई की उपाधि के नाम से जानी जाती थी। इनकी मृत्यु होती है 2001 को, फरवरी 2001 गोवा में। और पुरस्कार इनको मिलते हैं 1968 में संगीत नाटक अकेडमी का, और 1974 में पद्म भूषण सम्मान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वहां पे स्टार लगा दिया। ये पूरा शिक्षा वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो ये शिक्षा इन्होंने किससे ली, तो ये, और इनका घराना कौन सा था, ये दो चीज आपको हर हाल में याद करनी है। उसके बाद काफी लंबी क्लास हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो क्लास को यही फिनिश करता हूँ। आई होप आपको सारी चीज स्मूथली समझ में आ गई होंगी। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज जो उलझी हुई हो और आपको नहीं समझ में आई हो। लेकिन पिछली कुछ क्लासेस में जैसे कि काफी चीजें ऐसी थी उलझनी हुई सी, तो मैं उन चीजों को क्लास में करवा रहा हूँ, तो मैं उन चीजों को समझ पा रहा था। आप लोग नए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उन चीजों को, इन क्लासेज को आप एक दो बार 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 देख लेंगे, एक दो बार देख लेंगे, तो वो चीज आपके ध्यान में बैठ जाएंगी, तब आपको चीज अच्छी लगने लग जाएंगी। हो सकता है कि मैंने लास्ट क्लास में कोई एक दो लेक्चर आपको अच्छे ना भी लगे हो, क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग टाइप का लेक्चर हो गया था, है ना, आप लोगों के लिए। काफी उसमें बोलना पड़ रहा था बड़ 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 करके। तो बस यही है कि आप थोड़ा सुनता जाए और उनको अच्छे से पढ़ते जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताना। तो पढ़ाई में तो यही है कि कोई लेक्चर अच्छा हो जाए, कोई अच्छा ना भी होए, तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से बनता है। और मेरा भी फिर उसमें मूड और टेस्ट भी की भी बात आ जाती है। अगर मेरा मूड किसी दिन बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। और कई बार मेरे भी बर्डन लेकर के, प्रेशर में आकर के पढ़ाता हूँ। आप लोगों की एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, तो पूरे दिन पूरी रात में भी लगा रहता हूँ आपकी वीडियोज के लिए। तो चलिए, खैर पिछली कुछ क्लासेज में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जरूर बताना। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और प्यार से आराम से समझ में आ गई होंगी, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में एक सूचना जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दी थी वो ये थी, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रैश कोर्स अगर करना चाह रहे हैं तो अभी एक दो दिन का टाइम आप लोगों के पास बचा है, आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर अब जितना लेट होंगे आपका नुकसान होगा उसमें, ठीक है। और अगर नहीं करना चाह रहे, कुछ और करना चाहते हैं इसके अलावा, तो हम क्या नाम है, एनवीएस नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकल चुके थे, जिन्होंने फॉर्म लगा दी बहुत अच्छी बात है। उसकी क्या नाम है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और यूपी टीजीटी को लेकर के क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन होइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्लासेस के लिए। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर में ये समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने से फायदा हो रहा है, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसके लिए। चलिए ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।